नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसका भी एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले हम बेसिक समझ चुके हैं और 3 एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। ठीक है, और यदि आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे तो उसको आपने देख लेना चाहिए। क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है और बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको समझते हुए चल रहे हैं। देखना डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसमें प्रोसेस बड़ी सिंपल है। पहले इसको पढ़ो, डायग्राम बनाओ और डायग्राम से फिर क्वेश्चन की ओर कैसे जाया जाता है, ये सारी बातें आपको समझते हुए चलना है। चलिए इसको मैं अप कर देता हूँ, फ्रंट कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, या इधर कर देता हूँ। ठीक है, देखना मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊँगा और उसको समझने की कोशिश करना आप। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, अच्छा एक ग्राउंड है ना, ग्राउंड लेवल है ये, और इस ग्राउंड पर क्या है, एक पॉइंट पी है। यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट पी है। अरे कहीं पर भी होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। चलिए मैं बना देता हूँ, यहाँ पॉइंट पी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब एक क्या है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। चलो ये यहाँ पर बना देता हूँ मैं, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना दी मैंने, है ना। जैसा जैसा बोला जाए क्वेश्चन में वैसे हम काम करते जा रहे हैं। यहाँ पर 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है और यहाँ से कहाँ से, जो ये पॉइंट पी है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ में, ये वाला कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। कितनी सिंपल सी बात है। और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। बहुत बढ़िया, ये हो गया। और फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप ऑफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। नहीं आया समझ में भैया मेरे, इसके ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया हुआ है। क्या, इसके ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया हुआ है, ये यहाँ पर, ये बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है ना, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है ऐसा। और इस फ्लैग के टॉप को, इस फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। आई बात समझ में, ऐसा बोला है, क्लियर बोला है ना। यहाँ पर जो फ्लैग का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी से ही कितना है, 45 डिग्री का है। हाँ ठीक है, इतना हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। ठीक है, अब इस फ्लैग स्टॉप की जो लेंथ है वो आपको फाइंड करना है, मतलब यहाँ से लेके ये वाली। तो जो चीज़ फाइंड करना है उसको एच सपोज कर लिया मैंने, एच मीटर। ठीक है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और ये वाला भी डिस्टेंस आपको बताना है कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो 1 मीटर सपोज कर लेता। अरे भैया मैथ्स में जो चीज़ पूछी जाती है उसको कंसीडर कर लो, सपोज कर लो। ये पूछी है, एक सपोज कर लिया। इसकी हाइट पूछी है, ये सपोज कर लिया, बस सिंपल सा काम। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल तो है ही है। बिल्डिंग जो है जमीन के साथ में, ग्राउंड के साथ में क्या है, वर्टिकली है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ही बनाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये पूरे की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, h + 10, h + 10 मीटर, h + 10 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इधर, क्यों, क्योंकि उसको क्वेश्चन को करेंगे हम उधर। इसका नाम दे देता हूँ ना मैं, इसका नाम ए बी, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ए बी, और बी सी जो है फ्लैग होस्ट जो किया है उसकी लेंथ है। ठीक है, ऐसा हमने सारे नाम यहाँ पर दे दिए। आप देखिए, आपको ढूंढना पड़ता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बना है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बना है, हाँ बना हुआ है। क्या एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। बस ये दोनों से काम होगा, आपको एच की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो है वो क्या है, बिल्डिंग है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ए बी क्या है, ए बी इज अ बिल्डिंग, और एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ए बी इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू एच कितना, 10 मीटर।
या 60 में भी लिख सकते हैं 10 मीटर। और बी सी इज इक्वल टू कितना है, बी सी इज इक्वल टू एच मीटर है ना, बी सी इज इक्वल टू एच मीटर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग इज एच मीटर। देन ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 10 मीटर और प्लस एच, तो इतना हो जाएगा है ना। ये पूरा जब लेंगे तो इतना हो जाएगा। अच्छा आपको ये गिवन है ना, ए पी इज इक्वल टू, नहीं गिवन नहीं, फाइंड करना है आपको। लेट ए पी इज इक्वल टू कितना है, एक्स मीटर, ऐसा हो गया, एक्स मीटर है ये। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 30 डिग्री और ये पूरा बड़ा वाला कितना है 45 डिग्री। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, ए पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, ये दोनों एंगल यहाँ पर बन गए। अब देखिए पहले एक छोटा ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, दोनों ट्रायंगल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो छोटा ट्रायंगल लेंगे तो आप देखिए ना कि आपको ये मालूम है और ये फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, 10। ये क्यों निकाला आपने, ये तो निकालने के लिए बोला ही नहीं है। अच्छा लास्ट में बोला भी है शायद, तो चलो निकालना ही पड़ेगा हमें, न भी बोला जाता तो भी निकालना पड़ता। क्यों, जब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो इसमें एच है ना, एच नहीं मालूम आपको, अरे एच प्लस एच 10 है ना, तो आपको क्या है, ये जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो एच प्लस 10 नहीं मालूम आपको, एच की वैल्यू नहीं मालूम इसमें, तो फिर एक नहीं मालूम तो एक मालूम होना चाहिए ना, तो इसको पहले से निकाल के हम रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, और इसमें क्या लेंगे हम, आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है, तो टेन थीटा, 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए पी। हाँ बस बढ़िया काम है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। पहले छोटा ट्रायंगल लिया हमने, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर मालूम है और बेस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 10 मीटर, मीटर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, और ए पी नहीं मालूम, ए पी कितना है एक्स, तो एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10 √3। अब आप यहाँ पर देखिए √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, अगर नहीं दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, अदरवाइज अगर वैल्यू दी है तो आपको इसकी वैल्यू रखना, तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, और 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो 17.32। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई कि एक्स कितना है भाई 17.32 मीटर। ठीक है, और इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आंसर है ना, आंसर को हाईलाइट कर दिया करो। ठीक है, ये हो गया, मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी फ्रॉम दिस पोल था, क्या था ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 17.32 मीटर है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, हेंस डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड पी इज कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, इतना आ गया आंसर। अब आगे की बात करते हैं। अब आपको ये बोला है कि एच की वैल्यू फाइंड करना है, बस इतना सा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ। क्या हो जाएगा भाई, इन ट्राइंगल ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी, और 1045 डिग्री कितना है 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि ये अब पता चल गया ना
तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मतलब आपको एच की वैल्यू फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी डिवाइडेड बाय बेस कितना है, पी ए या ए पी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस 10 और डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 17.32, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू है 17.32। तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू एच प्लस 10 डिवाइडेड बाय 17.32, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17.32 और इज इक्वल टू एच प्लस 10, और 10 इस साइड जाएगा तो ये आएगा 17.32 माइनस 10, है ना, तो इज इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 7.32 मीटर। तो एच की वैल्यू पूछिए, तो ये आ गया। हेंस क्या फ्लैग स्टाफ की हाइट पूछिए आपसे, हेंस लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो सिंपल काम है ना भाई, एच की वैल्यू निकालना था। देखना इसमें क्या है, ये एच, तो ये जब ट्राइंगल लेंगे ना, एच प्लस 10 है ना इसमें, तो ये जब बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो आपको ये भी नहीं मालूम था और ये भी नहीं मालूम था। अब आप बोलोगे कि इतना मालूम था, अरे इतना तो मालूम था, लेकिन बड़े ट्राइंगल की बात जब करेंगे हम, ये वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, क्योंकि बड़े ट्राइंगल का एंगल कितना है 45 डिग्री। जब इसको लेंगे तो आपको एच की वैल्यू भी नहीं मालूम और एक्स की भी वैल्यू नहीं मालूम। तो दो अननोन के लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस यूज़ किया जाता है, एक मालूम होना चाहिए दोनों में से। तो आपको ये पता, ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, तो इसको पता करने के लिए आपने पहले छोटा ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो उससे आप एक्स यहाँ पर पता कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास में, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। फिर से और एक बार भाई, लेवल ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो लेवल ग्राउंड तो बना ही देता हूं मैं। देखिए एक लेवल ग्राउंड तो बना ही देता हूं मैं, ये बना दिया मैंने लेवल ग्राउंड। ये बात क्लियर है क्या? अरे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लेवल ग्राउंड लेवल तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। दी शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। अच्छा एक टावर क्या है भाई, यहाँ पर खड़ा है ऐसा, और आपको मालूम है कि टावर जब ग्राउंड पर खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री के एंगल पर ही रहेगा, वर्टिकल ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर इनने तो बोला ही नहीं कि टावर ऐसा है कि आड़ा है कि खड़ा है कि तिरछा है। अरे ये अंडरस्टूड होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं होती है। टावर हमेशा क्या है, खड़ा ही रहेगा, या कोई पेड़ है या कोई बिल्डिंग है वो वर्टिकल ही रहेगी और ग्राउंड लेवल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ही बनाएगी, ये तो हम सभी को मालूम है ना। ये ग्राउंड लेवल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अच्छा इसकी जो शेडो है ना वो क्या है, 40 मीटर लॉन्गर है भैया। किससे लॉन्गर? व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि कभी भी शेडो कब बनेगी? जब सन इधर रहेगा तो इस टावर की शेडो कहाँ पर बनेगी? इस साइड बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ बनेगी ना। और शेडो कहाँ तक बन रही है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। ये वाली शेडो बन रही है। अरे सन इधर रहेगा तो इसकी शेडो इधर बनेगी कि नहीं बनेगी? मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सन इधर रहेगा तो मेरी शेडो इस साइड बनेगी, सन इधर रहेगा तो मेरी शेडो इस साइड बनेगी। आपने तो देखा ही होगा। तो चलिए ये पता चल गया कि आपको इसकी शेडो बन रही है, और इसका जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर बन गया 30 डिग्री का एंगल। आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, आएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार बता रहा हूं मैं, दी शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन दी लेवल ग्राउंड। चलो लेवल ग्राउंड पर ये टावर स्टैंडिंग है और इसकी जो शेडो पड़ रही है, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ये बाद में देखेंगे। 40 मीटर लॉन्गर
व्हेन दी सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, एल्टीट्यूड इसका सन का 30 डिग्री है। अब सन क्या और ऊपर गया, मतलब ऐसा जा रहा हो, इधर था पहले इधर था, अब क्या हो रहा, वो इधर जा रहा। जब इधर था तब बड़ी शेडो बनी, और जब क्या हो गया 60 डिग्री हो गया तब छोटी शेडो बनेगी कि नहीं बनेगी, तब ये इसकी शेडो यहीं तक बनी, यहाँ तक। अब यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। आई बात समझ में, पहले सन यहाँ था तब इसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, मतलब शेडो बड़ी बनेगी। जैसे जैसे सन इधर टावर के पास आएगा उसकी शेडो छोटी होती जाएगी। आपको मालूम है कि जब ज़्यादा दूर का डिस्टेंस रहेगा तब छोटा एंगल बनेगा, जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे एंगल बड़ा बनते जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द शेडो ऑफ टावर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun is altitude is 30 degree then when it is 60 डिग्री। तो मतलब अभी 60 डिग्री है तो इतनी बड़ी शेडो बनी, पहले इतनी बड़ी बनी थी। तो 40 मीटर पहले क्या थी, शेडो ज़्यादा बड़ी थी। इसकी जो शेडो पहले वाली जो शेडो थी ना वो 40 मीटर एक्स्ट्रा थी पहले की अपेक्षा। ये बात समझ में आई। मान लिया जाए कि इसकी शेडो कितनी है, x मीटर। तो अब जो पहले जो शेडो थी वो क्या थी, x + 40, तब तो वो हो जाएगा ना x + 40 मीटर। पहले वाली जो शेडो थी वो x + 40 मीटर थी। ऐसा हो गया, ये बोलना चाह रहा कि अभी की शेडो की अपेक्षा पहले जो शेडो थी वो 40 मीटर एक्सीड थी, बड़ी थी, लॉन्गर थी। ठीक है, तो ये सन 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते कि ये क्या है, ए बी क्या है, एक टावर है, और बी सी क्या पहले वाली शेडो थी, और इसका नाम दे देता हूँ मैं डी। तो ये क्या बाद वाली शेडो यहाँ पर आ चुकी है। देखिए डायग्राम तो बन गया। डायग्राम बनने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि अब करेंगे क्या। तो पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि क्या क्या कौन सी चीज़ कितनी कितनी है। उसके बाद आपको इसमें ढूंढना है राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल तो मिल रहा है ये वाला छोटा वाला, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ये वाला, कौन सा, बड़ा वाला, ये वाला। ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। तो दोनों को क्या है एक एक बार लेंगे। क्यों ऐसा, क्यों क्योंकि आपसे पूछा है इसकी हाइट। आपसे क्या पूछा है, इसकी हाइट बता दो भाई, टावर की हाइट बता दो। तो h मीटर हम सपोज कर लेते हैं, ऐसा h मीटर सपोज कर लेते हैं। तो दो वेरिएबल है, एक h है और एक x है, तो दो इक्वेशन चाहिए ना, इसलिए दो बार एक छोटा ट्रायंगल लेंगे एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे। ये हमेशा जब भी ऐसा डबल डायग्राम बनेगा तब आपको दोनों ट्रायंगल लेना है, ठीक है, तब तो हम एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, हेयर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक ए बी क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है h मीटर, और या तो लेट हम सपोज कर लेते, लेट ए बी इज टावर एंड लेंथ ऑफ ए बी इज h इज इक्वल टू, या ए बी इज इक्वल टू h मीटर एंड बी डी इज इक्वल टू x मीटर। बहुत ज़्यादा लंबी कहानी मत लिखना यहाँ पर, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है अपने को। जो जो मेन चीज़ें हैं उसको लिखते हुए चलेंगे। सी डी इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर, तब क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 40, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 40 मीटर, ठीक है, x + 40 मीटर। अब एंगल की बात करते तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब पहले कौन सा ट्रायंगल लो, छोटा ले लो या बड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं है। पहले मैं छोटा ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल, अब स्टार्टिंग देखना भाई, आपको पहले से ही पता है कि दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेना है।
और दोनों मिला के एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, किसको, एक्स या एच को। तो एक्स को इलिमिनेट करेंगे क्योंकि एच की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब एच की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स को इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है। पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ छोटा, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी। और मुझे एक बात बताइए, यहां पर दो वेरिएबल की बात हो रही है, एच है और ये क्या है, एक्स है ही नहीं। तो इसकी और इसकी बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, टेन थीटा। परपेंडिकुलर और बेस कब बात की जाती है, टेन थीटा में बात की जाती है। तो आप बोलेंगे कि टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, डिवाइडेड बाय बेस कौन है, बी डी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्यों, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मालूम होना चाहिए भैया, याद होना चाहिए, √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, एच, और बी डी की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय √3। तो एक तो वैल्यू हमारे पास यहां पर आ चुकी है, ठीक है, एक वैल्यू यहां पर आ चुकी है, एक्स की वैल्यू एच की टर्म में आ चुकी है। अब क्या करें, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते, दो बार काम करना पड़ेगा जब भी डबल डायग्राम बनेगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, और टेन थीटा ही लगेगा इसमें, टेन 30 डिग्री क्यों लगेगा, टेन क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों की बात की, हाइपोटेन्यूज तो कुछ बोला ही नहीं ना इसमें, न तो पूछा है नहीं तो गिवन है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस की बात की है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो टेन 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय √3, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके, तो क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जाएगा इधर, तो एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 डिवाइडेड बाय √3, ऐसा हो गया। आप चाहो तो √3 को भी उधर ले जाओ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो √3h हो जाएगा, √3h। हालांकि कोई फर्क नहीं है, पहले भी हमने सही किया था, √3h और ये इधर जाएगा तो x प्लस 40 आ गया समझ में। x की वैल्यू क्या है, h बाय √3, बिकॉज x इज इक्वल टू क्या है, h बाय √3, h बाय √3। तो x की जगह मैं रख देता हूं h बाय √3, तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h बाय √3 प्लस 40। ये h को कलेक्ट करो क्योंकि h की वैल्यू निकालना है, तो ये h को इधर लाओ, तो √3h माइनस h डिवाइडेड बाय √3 और इज इक्वल टू 40। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम, और √3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे या तो ऐसा करो, एलसीएम कितना आ गया, √3, आपको क्या करना होता है, इस फ्रैक्शन का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, √3h डिवाइडेड बाय 1। आपको मालूम है क्या, √3 और √3 सेम नंबर रूट में अगर दो बार आए तो इसका रूट गायब हो जाएगा, 3 माइनस, अब 3h मतलब है ना, 3h कितना हो जाएगा, 3h। अच्छा अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करके तो h बाय √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस h इज इक्वल टू 40। ये क्या हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 40, क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2h इज इक्वल टू 40 √3, और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो h इज इक्वल टू 40 √3 डिवाइडेड बाय 2, और h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देते और कैलकुलेशन करते। हेंस अपना आंसर आ चुका है, हेंस हाइट ऑफ
क्या टावर पूछा था ना, टावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। बस यही हमसे पूछा गया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़े सिंपल से क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा याद रखना कि भैया 2 ट्रायंगल बन गए, मतलब डबल राइट एंगल ट्रायंगल बने, 2 बार लेना पड़ेगा। दोनों में एच और एक्स है, एच की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स नहीं करना है हमें फाइंड, तो एक्स को एलिमिनेट करना है। और बाय चांस अगर एक्स की भी वैल्यू निकालना होता तो इस एच की वैल्यू यहाँ पर रख देते तो एक्स की भी वैल्यू आ चुकी होती, पूछा जाता तो। चलिए देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two building. कुछ आया क्या समझ में? नहीं आया ना? हाँ, यहाँ पर एक बिल्डिंग दी हुई है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दी है ना। हाँ, एक तो क्या है, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग दी है ऐसा गिवन है ना क्वेश्चन में। एक बड़ी सी बिल्डिंग की बात की है उनने और एक छोटी बिल्डिंग की बात की है, ठीक है। तो बना देता हूँ ना मैं, एक छोटी बिल्डिंग बना देता हूँ, एक बड़ी बिल्डिंग बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये छोटी बिल्डिंग है, हाँ ये छोटी बिल्डिंग है, और एक बड़ी बिल्डिंग बना देता हूँ। ये लो भाई, बड़ी बिल्डिंग बना दी मैंने। अब ध्यान से देखना, इतनी बात तो आपको मालूम है कि जब भी नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी ऊपर से नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे और एंगल बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ूंगा तो समझ में आने लगेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन भैया ऊपर से नीचे देख रहे होगे, ये तो पक्का है। हाँ ये तो बात क्लियर हो गई। मतलब जैसे पढ़ा हमने क्वेश्चन, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा एक बिल्डिंग जो है ना वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के बालकनी से यहां से देख रहे किसको, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं और इस बिल्डिंग के बॉटम को भी देख रहे हैं। हाँ या ना? सर आपको कैसे पता? अरे भैया मेरे क्वेश्चन में बोला, देखना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। डिप्रेशन का मतलब ये है कि इस बिल्डिंग को, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसके टॉप पर और बॉटम पर कहीं ना कहीं ऊपर से एंगल बन रहा। तो ऊपर से क्या बन रहा, तो आगे बात बताएगी। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। आपको कैसे पता कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इससे बड़ी है? ये इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा, तो जरूर इससे बड़ी होगी, तब तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं। डिप्रेशन बोला ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बड़ा सिंपल सा काम है। अब ये जो एंगल बने हैं यहां से बने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लाइन ऐसी बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसी एक इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ेगा। कितने कितने डिग्री के? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा 30 डिग्री का, ये छोटा है तो 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हमेशा इसी से बनेगा, ये बात याद रखना। और ये क्या हो गया, 45 डिग्री। ये पूरा कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना सिंपल काम है। तो आपको ये भी तो मालूम है कि ये 2 लाइन पैरेलल है और ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमेशा ये एंगल और एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना भाई, तो यहां पर भी मुझे एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। ये देखिए ना, दो लाइन है और ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। देखिए एक लाइन और दूसरी लाइन, और ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई।
ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का होगा कि नहीं? अरे जेड बन रहा ना, जेड बन रहा कि नहीं बन रहा, देख लो, ये और ये बन रहा कि नहीं जेड। तो ये वाले जो होते हैं जेड जहां पर बनता है क्या, अल्टरनेट एंगल होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि जेड के ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और कहां पर जेड बन रहा देखना जरा, एक जेड बन रहा है ये वाला, हाँ या ना, हाँ बन रहा ना। जब ये भी जेड बन रहा तो यहां पर बोलेंगे कि हम ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। अब सुनो जरा ध्यान से, ये ऊपर वाला रोल खत्म, ये पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नाम दे देता हूँ। सपोज करें कि ये जो बिल्डिंग है ना 8 मीटर टाल, तो ये क्या है, ए बी है, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो क्या है, सी डी है। और आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट आपसे पूछी गई है। तो मैं इसको एच सपोज कर लेता हूँ, कितना सपोज कर लेता हूँ, एच मीटर, कितना, एच मीटर। और क्या पूछा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। अच्छा, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी पूछा है। तो इसको मैं क्या ले लूँ, डी ले लूँ या एक से ले लूँ, एक से ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बोला तो डी भी ले सकते हो आप, एक से भी ले सकते हो, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि 8 मीटर है ना, तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा, हाँ होगा ना। क्यों, अरे यहाँ पर क्या है, एक्चुअली एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 1 से है तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर होगा, ये भी कितना होगा, 1 मीटर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में है ना। अपना काम हो चुका है, डायग्राम बन चुका है। तो इसमें जब इसके क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या चैलेंज रहता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया तो फिर उसका शार्ट में, बिल्कुल शार्ट में, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं देना है आपको, बिल्कुल शार्ट में आपको क्या, इसका डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए बहुत कुछ होता है कि लेट अ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज कितना, एच मीटर, कौन सा, सी डी इज इक्वल टू। ऐसी लिखने के लिए बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हमें नहीं लिखना है कहानी, लिखना ही नहीं है। बस इसका डिटेल दे देना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट या हेयर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर और सी डी इज इक्वल टू एच मीटर, सी डी इज इक्वल टू एच मीटर। तब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम ए बी सी डी हो गया, तो इसका नाम ई दे देता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा बताना जरा, ये पूरी हाइट एच मीटर है और ये 8 मीटर है, ये पूरी एच मीटर और ये 8 मीटर, तो ये इतना कितना हो जाएगा, अरे पूरे में से इतने को माइनस करेंगे तब तो इतना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस 8 मीटर। आई बात समझ में, ठीक है, ये ठीक ऐसा। तो क्या हो जाएगा, सी ई इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस 8 मीटर। ठीक है, और क्या सपोज किया, बी डी इज इक्वल टू, लेट बी डी इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर। तो जब बी डी इज इक्वल टू 1 मीटर है तो ए बी इज इक्वल टू भी, ये ई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर, ये ई इज इक्वल टू 8 मीटर। अच्छा, अब एंगल ए वाला कितने डिग्री का है, इसका नाम एफ दे दो, है ना। एंगल एफ सी ए, एंगल एफ सी ए इज इक्वल टू, ए वाला और ए वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, तो सी ए ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ठीक, और देखना
एंगल एफ सी बी कितना हो गया 45 डिग्री, एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू ये वाला, और सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। आ गया समझ में इतना? मतलब ये हमने क्या किया, एक 60 में स्टोरी लिख दी और हो गया है। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में वैसे टाइम कम होता है और ये सफिशिएंट है, जो काम की चीज़ें हमने लिख दी। अब बड़ा सिंपल सा काम है, डायग्राम बन गया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, 2-3 लाइन में यहाँ पर ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख देना है। अब आपको ढूंढना है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है भाई? एक तो यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए बन रहा, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर बन रहा, ये वाला बन रहा है कि नहीं? दो, बस इसी पर ध्यान दो, यही काम होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लो, ढूंढ भी लिए हमने, मिल भी गए हैं, और इसी पर काम करो। तो पहले तो ये येलो वाला ले लेता हूं मैं, या तो पहले बड़ा वाला ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा ले लूं मैं? येलो वाला ले लेता हूं। तो इन ट्रायंगल, कौन सा? इन ट्रायंगल, कौन सा? ए ई सी, ए ई सी। इसमें आपको परपेंडिकुलर की बात की है और बेस की बात की है, हाइपोटेनिस का तो कहीं पर कोई रोल ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? तो आप बोलेंगे कि सर वो तो टेन थीटा में होता है, तो टेन 30 डिग्री। इस एंगल में कौन सा, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री एक्यूट एंगल। और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सी ई डिवाइडेड बाय ए ई, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा इजी है, 1/√3 होती है, सभी को मालूम है। और h-8 कितना? h-8, और ये ई कितना है? 1 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 से इज इक्वल टू, और इसका इधर हो जाएगा √3 और h-8 इतना आ गया। और इसको हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये काम की चीज़ हमारी बन चुकी है ना। चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट दे देना, और नहीं भी देना है तो ऐसा हाईलाइट कर दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। जब भी दो ट्रायंगल बनेंगे ना, जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तब एक ट्रायंगल से जो वैल्यू आएगी उसकी जरूरत पड़ेगी हमें जब दूसरा ट्रायंगल लेंगे तब। ठीक है? हमेशा हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा। अच्छा, अब इन ट्रायंगल अगेन, अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? बी डी सी, बड़ा वाला बी डी सी। और इसमें क्या है, ये तो बेस की बात की है और परपेंडिकुलर की बात की है ना? बेस की बात की है और परपेंडिकुलर। बेस कौन है? x, और परपेंडिकुलर कितना? h। तो बेस कितना है भाई? 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है? CD, और बेस कौन है? BD। 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे कि तो बड़ा सिंपल काम है, ये तो हमें सबको मालूम है, h डिवाइडेड बाई x। 1045 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। और ये आ गई दूसरी वैल्यू, आ गई दूसरी वैल्यू। आपके पास में x की वैल्यू पहले से निकली हुई है, बिकॉज x, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना? x इज इक्वल टू h, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या है? इतनी है। x इज इक्वल टू कितना है? √3 h-8। x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, √3 h- कितना हो जाएगा? 8, h-8, है ना? यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू h। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो अब, है ना? क्या करेंगे? √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 h और -8√3 और इज इक्वल टू h। h को ले जाएंगे इधर, क्योंकि h की वैल्यू निकालना है तो h को कलेक्ट करते हैं हम। तो √3
एच माइनस एच और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3। एच कॉमन निकल रहा है इसमें से, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इज इक्वल टू 8√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ठीक है ना, एच की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है ना, एच की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या किया जाए, आप चाहो तो एक काम कर सकते ना, इसको रेशनलाइज कर दो। एक्चुअल क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर आया या नहीं आया। ये जो है ना नीचे रूट में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 8√3 और ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, अरे देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी कुछ फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया इतना हो गया। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 8 और √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 और डिवाइडेड बाय 2। तो h इज इक्वल टू, ये क्या किया मैंने, बैक ले लिया, क्या हट गया इसमें से, डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा h इज इक्वल टू 4 बचा यहाँ पर 4 और 3 प्लस √3 मीटर। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, इतने मीटर है ना, इतने मीटर है। ऐसा ये आ गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। अब देखिए जरा h की वैल्यू और x की वैल्यू तो सेम है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी इतना ही हो जाएगा 4 3 प्लस √3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग कौन सी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन मतलब दोनों बराबर ही है, बोथ बिल्डिंग आर सेम। यस कितना है भाई, 4 3 प्लस √3 मीटर, इतना आ जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं, क्या बिल्डिंग की भी हाइट उतनी ही है और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, बोथ आर सेम। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल काम है। चलिए एक बार नोट कर लो, अगर समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को और एक बार देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक वीडियो को 2 बार भी देख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर समझ में नहीं आया, गारंटी बता रहा हूँ मैं आपको, डबल से समझ में आ जाएगा, कोई भी स्टेप अगर ऐसी लग रही तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत बढ़िया मज़ेदार एग्जाम्पल दिखाई दे रहा, कुछ रिवर और ब्रिज से रिलेटेड दिखाई दे रहा, मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत तो। हाँ देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हो भैया, नीचे कोई ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से नीचे देख रहे हैं, रिवर के दोनों साइड में। अरे ऐसी कोई रिवर होगी और इसको क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज होगा, इसको क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज होगा ऊपर से। और क्या कर रहे हैं, यहां पर ब्रिज के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ गया, ब्रिज के ऊपर बैठ गया। अरे ब्रिज पर आप चढ़ते हो, ब्रिज पर चढ़े तो ऐसे देखते हो, रिवर ऐसी आ रही है और आप ब्रिज पर बैठे हो।
आप क्या करते हैं, इस साइड भी देख रहे हैं और इस साइड भी देख रहे हैं, दोनों रिवर के आसपास, एक इधर के किनारे पर एक इधर के किनारे पर, और दोनों से जो एंगल बन रहा वो आपको एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। आया समझ में? चलिए ठीक है, रिस्पेक्टिवली इतना। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए, एक्चुअल रिवर कैसी बह रही है, ऐसी बह रही है। आई बात समझ में? रिवर कैसी बह रही है, ऐसी, ऐसी नहीं बह रही है। रिवर बह रही है ऐसी, मतलब इधर से उधर पानी बह रहा। तो ये क्या हो गया, इसका रिवर का एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया। अरे इतनी चौड़ी रिवर है और वो ऐसे में बह रही है, ऐसे में। आई बात समझ में? उधर से फ्लो आते जा रहा है और ऐसी बह रही है, लेकिन इतनी चौड़ी रिवर है ये, ऐसा। और इसके ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, एक ब्रिज है, और ब्रिज पर कोई व्यक्ति बैठा। अरे ब्रिज होता ना, वो तो रिवर के ऊपर ही तो रहेगा ब्रिज। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर। ये बैंक्स है ना, अपोजिट साइड, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, रिवर के किनारे ये हो गया। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा भैया। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कि भैया यहां से इसको देख रहे और यही से इसके इस किनारे को देख रहे, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल बन रहे हैं ना, ये वाले होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी ऊपर से देखते हैं तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी जाती है, और इस लाइन से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एक बन रहा 30 डिग्री और एक बन रहा 45 डिग्री। एक 30 डिग्री का बन रहा, छोटे बड़े है, और एक 45 डिग्री का बन रहा। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। अब ये ब्रिज की जो हाइट है ना वो कितनी है? 3 मीटर फ्रॉम रिवर। ये जो रिवर है ना, यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो आपको इसकी विड्थ पता करना है, किसकी? रिवर की। यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ पता करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक ए है और एक क्या है, बी है, और ये जहाँ पर बैठा है उसका नाम सी है, और ये इसकी जो हाइट है ऐसी, वो उसका नाम क्या है, डी है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बन रहा है। मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर एक जेड बन रहा क्या? और आपको मालूम है कि जब भी जेड बनता है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। भैया ये वाला 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, और यहाँ पर भी ये जेड बन रहा है, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ऐसा हो गया काम। आया समझ में? तो हमारा डायग्राम यहाँ पर है कंप्लीट, और कंप्लीट है तो इसका भी ए बी सी डी हो गया है, इसका नाम ई और इसका नाम एफ दे देता हूँ मैं। अब आप बोलोगे कि सारी बातें तो सही है, लेकिन ऊपर ये लाइन कैसे बनाई आपने? वो बनाना है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो एंगल हमेशा यहाँ से इधर ऐसा नीचे ही बनता है, ठीक है। तो उसको दिखाना जरूरी है एग्जाम में भी। हम यहाँ पर सपोज कर लेते, क्या इसको एक्स सपोज कर लेते और इसको वाई सपोज कर लेते। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं मैं। हेयर क्या हो जाएगा? या तो लेट सपोज कर लेता हूं, लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी डी कितना हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू वाई मीटर। इतना हमने सपोज कर लिया। सी डी कितना है? ये गिवन है। सी डी इज इक्वल टू 3 मीटर एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल ई सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और एंगल
ये वाला एफ सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। आ गई बात समझ में? तो ये बन गए यहाँ पर कंडीशन, है ना, ये क्या बन गई कंडीशन। अब डायग्राम पूरा तैयार है। अब आपको ढूंढना है राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये। बड़े सिंपल से क्वेश्चन, दो जहां राइट एंगल ट्रायंगल दिखे वहीं पर आपको अटैक करना है पूरे डायग्राम में, ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पहले कोई भी ले लो, इसको ले लेता हूं मैं, ए डी सी क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, साइन कास टेन, कौन सा, टेन। जब परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है तो टेन कितना 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर सी डी डिवाइडेड बाय ए डी। टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1, और सी डी की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, और ए डी की वैल्यू कितनी है x। तो x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 3 मीटर, और इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ये तो निकालना ही था हमें। क्यों निकालना था, क्योंकि आपको पूरी रिवर की विड्थ पता करना है। तो ये प्लस ये होगी रिवर की विड्थ, तो ये निकल आ चुकी है, ये वाली निकालना है। अगेन इन ट्राइंगल कौन सा, सी डी बी, और इसमें क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपको मालूम है टेन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है सी डी, डिवाइडेड बाय बेस कौन है डी बी। टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू 3 मीटर, और y, और y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3√3 मीटर। आई बात समझ में, 3√3 मीटर, ये हो गया y की वैल्यू। ठीक, तो यहां पर हम बोल सकते हैं, हेंस विड्थ ऑफ द रिवर की विड्थ कितनी है, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, है ना। तो ए डी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 मीटर, और ये 3√3 आई, कितना 3 प्लस 3√3 इतना आ गया। तो 3 दोनों में से कॉमन निकल रहा, तो 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 भी बोल सकते हैं। अगर √3 की वैल्यू अगर गिवन होती तो उसको लिखते हम, और गिवन नहीं है तो ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। मतलब आप बोलोगे यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना, यही तो पूछा था। और लास्ट में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो ना, हेंस विड्थ ऑफ द रिवर। अच्छा लिख तो दिया ऊपर, है ना, ए बी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, बस हो गया काम खत्म। तो हमारे यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल्स सारे सातों के सातों एग्जाम्पल किए हमने, ठीक है, सारे एग्जाम्पल किए। और मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है भैया, एग्जाम में एग्जाम की प्रैक्टिस जो है ना, वो एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करना है। और एक्सरसाइज के, अच्छा एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही बनेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में एक्सरसाइज के साथ में, और वहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मज़ा आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उसमें शेयर करते चलिए आप। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।